Now we will move towards a very important topic that is acute pancreatitis. ये मैं आपको तीन बुक से पढ़ाऊंगा, डेविडसन, अदर वन इज सर्जरी डोगर एंड इरफान मसूद. अब acute inflammation of pancreas is called as acute pancreatitis. अब उसके बाद उसकी कॉजेज़ पढ़ते हैं. कॉजेज़ पढ़ने के लिए आपको गेट स्मैश्ड का लफ्ज़ याद रखना है. आपने गेट स्मैश्ड, जी से गर्ल स्टोन, ई से एथेनॉल, टी से ट्रॉमा, उसके बाद अगेन एस आया स्टीरॉयड, उसके बाद एम से मम्प्स, ए से ऑटो इम्यून डिजीज़, एफ से स्कॉर्पियन विनोम यानी स्नेक बाइट, एच से हाइपरलिपिडीमिया, ई से एंडोस्कोपी एंड डी से ड्रग्स जिसके अंदर थायराइड डायरेटिक्स आती हैं. मोटी मोटी अगर आपने याद रखनी है तो आप गॉलस्टोन याद रख लें, एथेनॉल याद रख लें, ड्रग्स याद रख लें. ठीक है. उसके बाद पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि inactive it is due to inappropriate activation of pancreatic enzymes. जब पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होगा तो उसकी वजह से प्रोटियोलाइसिस होगी, लाइपोलाइसिस होगी, इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो सकती है, एडिमा, उसके बाद हैमरेज होगा. क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं सबसे पहले एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर. इसके अंदर पेन, स्वेयर पेन इन द अपर एब्डोमेन विच रेडिएट्स टुवर्ड्स द बैक एंड इट इज़ रिलीव बाय लीनिंग फॉरवर्ड एंड सिटिंग. उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग होते हैं. उसके बाद डिस्कलरेशन आती है. पेरी अम्बलाइकल रीजन में अगर आए तो उसको कहते हैं कोलन साइन, और अगर फ्लैंक के अंदर आए तो उसको कहते हैं ग्रे टर्नल साइन. उसके बाद फर्दर इसके अंदर क्या चीज़ होती है, पैरालिटिक इलियस डेवलप हो सकता है. पैरालिटिक इलियस डेवलप होगा तो उसके अलावा इसके अंदर जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है. उसके बाद अगर पैंक्रियाटिक डक्ट की ब्रेकडाउन हो जाए तो उसके अलावा फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा होता है लेजर सैक के अंदर विच इज़ लाइंड बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यू. जब ये ग्रेनुलेशन टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है तो उससे बनती है पैंक्रियाटिक सीडोसिस्ट. ठीक है. ये दोबारा देख लें कि जब पैंक्रियाटिक डक्ट हुई डिस्ट्रॉय, फ्लूइड इकट्ठा हुआ लेजर सैक में लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सीडोसिस्ट. अब पैंक्रियाटिक सीडोसिस्ट के अलावा पैंक्रियाटिक डक्ट की ब्रेकडाउन से फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में भी जा सकता है तो उसको पैंक्रियाटिक एसाइटिस कहेंगे. वो थोरेसिक कैविटी में भी जा सकता है तो पैंक्रियाटिक प्लूरल इफ्यूजन वो कॉज कर सकता है. ठीक है. इसके अलावा प्लूरो पैंक्रियाटिक फिस्टूला भी बन सकता है. अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की, दैट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम पैंक्रियाज की तरफ आते हैं. पैंक्रियाज में नेक्रोसिस हो सकती है, एब्सेस हो सकती है, सीडोसिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है, इसके अलावा एसाइटिस हो सकती है और प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है. अब यहाँ से बाहर चलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तरफ. इसकी वजह से ड्यूडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है जब ये कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. इसके अलावा इसके अंदर जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, वेरिसल हेमरेज हो सकता है इसके अंदर. और उसके अलावा सिस्टेमिक के अंदर अगर आप आएँ तो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के अंदर एटिलेक्टेसिस हो सकती है, आपको नमोनिया हो सकता है, आपको सिड्स हो सकता है, सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम. इसके अलावा आपको हाइपॉक्सी हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये इट लीड्स द डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, और जब वो एम्बोलाई बनेगा कहाँ पर जाकर, पल्मोनरी वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बनेगा तो उसकी वजह से आपको हाइपॉक्सिया हो सकता है. अच्छा. उसके बाद क्या होगा, जब पैंक्रियास के जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान की डिस्ट्रक्शन होगी तो उससे रिलीज होगा ग्लूकागोन, मतलब ग्लूकागोन रिलीज होता है तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा होता है. और उसके बाद जब क्योंकि फैट नेक्रोसिस होती है इसके अंदर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के अंदर तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो फैट के साथ मिलता है तो इसकी वजह से हमें हाइपोकैल्सीमिया भी हो जाता है. उसके अलावा जो है यहाँ पर हाइपोटेंशन शॉक साथ हो जाते हैं. अच्छा. उसके बाद हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करनी है. इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट है वो है अमाइलेज एंड लाइपेज. जो अमाइलेज है दैट इज़ लेस स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव दैन द लाइपेज बिकॉज अमाइलेज दूसरी और कंडीशन में भी बढ़ जाता है. जैसा कि अगर आपके पास पेरिटोनियल अमाइलेज परसिस्टेंट इनलार्ज है तो इसका मतलब है कि उसको पैंक्रियाटिक एसाइटिस हो चुकी है. इसके अलावा अगर ठीक है. इसके अलावा अगर सीरम अमाइलेज परसिस्टेंट इन लार्ज इसका मतलब है सीडोसिस्ट फॉर्मेशन हुई है. दोबारा सुन लें.
पेरिटोनियल अमाइलेज इनलार्ज है तो एसाइटिस है। परसिस्टेंट अमाइलेज ऑफ सीरम सीरम अमाइलेज इनलार्ज है तो हमें सिटोसिस फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए। और अमाइलेज दूसरी कंडीशन में भी बढ़ सकता है जिसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो सकता है, इसके अलावा रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये सारी कंडीशन के अंदर भी अमाइलेज इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, इसके अलावा एक्सरे करवा सकते हैं, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। और कभी कभार अगर नहीं डायग्नोज हो रहा पैंक्रियाटाइटिस और एक्यूट पैरोटिनाइटिस के अंदर हमें कन्फ्यूजन है तो हम लेप्रोटमी भी कर सकते हैं, उसमें हमें फैट नेक्रोसिस नज़र आएगी। अब सर्जरी की बुक में आप में इसमें करेंसन क्राइटेरिया लिखा हुआ है फॉर द सेवेरिटी ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, इसके 11 पॉइंट हैं। अगर इसमें 11 पॉइंट है, 5 उसी टाइम चेक करते हैं और 6 48 आवर्स के बाद चेक करते हैं। उसी टाइम कौन कौन से चेक करते हैं, एज 55 से ज़्यादा हो, ये पॉइंट देते जाएंगे हम, 55 से ज़्यादा एज हो। उसके बाद आप चेक करते हैं वाइट ब्लड सेल काउंट 16,000 से ज़्यादा हो, ग्लूकोज 200 से ज़्यादा हो, LDH चेक करते हैं 700 से ज़्यादा हो, और AST 250 से ज़्यादा हो। दोबारा बताता हूँ, एज, वाइट ब्लड सेल, ब्लड ग्लूकोज, LDH एंड AST, ये उसी टाइम चेक होते हैं 5। उसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद हम क्या चेक करते हैं, जो 6 पॉइंट है, हिमेटोक्रिट डिक्रीज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड आर्टियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम लेवल, बेस डेफिसिट और फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, दोबारा, ब्लड हिमेटोक्रिट डिक्रीज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम लेवल, बेस डेफिसिट और फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसमें हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर पे इसको करेक्टराइज करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डेविडसन बताऊंगा। सबसे पहले हमने पेन मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए हमने देने हैं ओपिएट एनाल्जेसिक। उसके बाद हाइपोवोलीमिया के लिए हमने उसको नॉर्मल सलाइन देने हैं। नंबर 3, अगर पेशेंट को SIRS हो चुका है तो उसको ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद अगर पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर है तो उसको हमने इंसुलिन देनी है। अगर हाइपोकैल्सीमिया के अंदर है तो हमें इंट्रावीनस कैल्शियम के इंजेक्शन देने हैं। अगर उसको पैरालिटिक इलियस है तो उसको नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन देनी है। अब मैंने बताया कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है, तो आपने प्रोफाइलैक्टिक हेपरिन देनी है उसको। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, कि अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के साथ पेशेंट को जॉन्डिस भी है तो वी विल मूव टूवर्ड्स एमरजेंसी ERCP टू फाइंड द स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हम ERCP करेंगे, और अगर आपको लीवर फंक्शन नॉर्मल हो चुके हैं तो हम कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, बिकॉज गाल स्टोन इसका कॉज है। तो हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से फर्दर बचने के लिए कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। अच्छा, उसके बाद पैंक्रियाटिक सीडोसिस्ट की ट्रीटमेंट भी यहीं बता देता हूँ। पैंक्रियाटिक सीडोसिस्ट 2 टाइप की इसकी ट्रीटमेंट है, एक तो है सर्जिकल ड्रेनेज और एक है एंडोस्कोपिक ड्रेनेज। सर्जिकल ड्रेनेज में हम क्या करते हैं कि हम एब्डोमेन खोलते हैं, स्टमक का एंटीरियर सरफेस खोलते हैं, फिर पोस्टीरियर सरफेस खोलते हैं और एक ओपनिंग बना देते हैं बिटवीन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सिस्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक, ताकि जो सीडोसिस की सिक्रीशन है वो स्टमक में ड्रेन हो। ये है सर्जिकल ड्रेनेज। उसके बाद है एंडोस्कोपिक ड्रेनेज, जिसके अंदर हम एक स्टंट पास करते हैं बिटवीन द स्टमक एंड द सिस्ट, या इसको हम कहते हैं जी सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी, या फिर बिटवीन द सिस्ट एंड ड्यूडिनम, सिस्टोड्यूडिनोस्टमी। तो जिसकी वजह से उसकी सिक्रीशन जहाँ पे ड्रेन होती है। इट वॉज ऑल अबाउट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस।